Hello guys, good evening to Decision for YouTube channel. Today discuss अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा के कॉजेस क्या है, अस्थमा के सिम्टम्स क्या हैं, अस्थमा को कैसे डायग्नोस करते हैं, अस्थमा कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं अस्थमा का, सम फैक्ट अबाउट अस्थमा और अस्थमा के ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ, Asthma is a chronic respiratory condition causing airway inflammation and narrowing leading to difficulty in breathing. अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाती है। जो एयरवे का रास्ता हो जाए वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है, जिससे हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। टाइप्स ऑफ अस्थमा। फर्स्ट पॉइंट है एलर्जिक अस्थमा, एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो बाहरी तरीके से होता है। दूसरा है नॉन एलर्जिक अस्थमा जो जिसमें एलर्जी नहीं होती बट वो डिसीज होती है। एक्सरसाइज इंड्यूज अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है। 5 पॉइंट है नॉक्चुरल अस्थमा, नॉक्चुरल अस्थमा। 6 पॉइंट है कफ वेरिएंट अस्थमा। 7 पॉइंट है एस्पिरिन इंड्यूज अस्थमा, एस्पिरिन एक्सरवेटेड रेस्पिरेटरी डिसीज। 8 पॉइंट है स्टेरॉयड रेजिस्टेंट अस्थमा, सीवियर अस्थमा। 9 पॉइंट है अडल्ट ऑनसेट अस्थमा और 10 पॉइंट है चाइल्डहुड अस्थमा। ये सारे अस्थमा के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ अस्थमा। फर्स्ट, एलर्जेन, पोलन, डस्ट माइट्स, पैट, डेंजर, सर्टेन फूड। आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, पोलन से, डस्ट से, धूल मिट्टी से एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है, उससे भी आपको अस्थमा हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कोल्ड फ्लू से भी हो सकता है, एंड अदर वायरल इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट, एयर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन से भी हो सकता है, स्मोक करने से भी होता है, इंडस्ट्रियल, आप ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारा स्मोक हो रहा है, बहुत सारा धुआं हो रहा है, तो उससे भी हो सकता है। इमिशन एंड केमिकल फ्यूम्स, कुछ केमिकल्स के जलने से भी हो सकता है, किसी पदार्थ के जलने से भी हो सकता है। फोर्थ पार्ट है फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज इंड्यूज अस्थमा। फिफ्थ पार्ट है वेदर कंडीशन, कोल्ड एयर, हाई ह्यूमिडिटी एंड सडन वेदर चेंज। वेदर कंडीशन मौसम की वजह से हो सकता है, जैसे कोल्ड एयर, ठंडी हवा, हाई ह्यूमिडिटी एंड सडन वेदर चेंज, मौसम में बदलाव आ जाना। 6 पॉइंट है टोबैको स्मोक, बोथ एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव स्मोक क्या होता है? एक्टिव स्मोक वो होता है जो कर रहा है, और पैसिव वो होता है जो कर नहीं रहा है बट धुआं उस तक पहुंच रहा है, या वो पास में खड़ा हो सकता है ना, या जो हमारे पहले के टाइम पे चूल्हे पे खाना बनता था उसका जो धुआं होता है वो हमारे फेफड़ों में जा रहा है, पैसिव स्मोक। 7, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, केमिकल, इससे भी हो सकता है, डस्ट, फ्यूम्स, वर्क प्लेसेस, ये काफ़ी जगह वेरी करती है। मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशन से। एस्पिरिन एंड अदर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन से हो सकता है, और नॉन स्टेरॉयड होती है इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो पेन के लिए यूज की जाती है। स्ट्रॉन्ग इमोशन स्ट्रेस, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो आप उसमें मतलब इमोशनली बहुत वीक हो चुके हो ना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लाफ्टर, क्राइंग, आप रो रहे हैं ज़्यादा, इस वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, फैमिली में अगर किसी को है तो फैमिली हिस्ट्री होती है। एलर्जिक कंडीशन। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। फर्स्ट, wheezing और squeaky sound when breathing, especially when exhaling। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब कुछ साउंड आती है, जिसको अस्थमा होगा उसको वो साउंड, wheezing साउंड सुनाई देती है बाहर से ही, और डॉक्टर भी इस चीज़ को चेक करते हैं स्कोप लगा के। सेकेंड पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी। फीलिंग आउट ऑफ ब्रीथ, सांस ना ले पाना, और अगर जब सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीदिंग, सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो हमारा जो
ऑक्सीजन का लेवल वो बहुत डाउन हो जाता है। आपको 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 95 तक नॉर्मल, 92 93 पे देखने लायक हो जाता। अगर 89 किया तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट, चेस्ट टाइटनेस, छाती में टाइटपन लगेगा। ए फीलिंग ऑफ प्रेशर से लगेगा, जैसे प्रेशर हो रहा है छाती में, जकड़न सी है। टाइटनेस इन द चेस्ट, चेस्ट बहुत टाइट लगेगी। फिफ्थ पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में प्रॉब्लम होगी, सांस अच्छे से नहीं ले पाओगे तो सोने में प्रॉब्लम होगी। काफ़ी खांसी आएगी, बीजिंग वो साउंड निकलेंगे बीजिंग वाले। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। 7, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, एक्सेस म्यूकस इन एयरवे, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बनेगा आपके एयरवे में। 8 पॉइंट है डिफ़िकल्टी एक्सरसाइज, रिड्यूस एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू ब्रीदिंग इशू। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स है तो आप एक्सरसाइज नहीं अच्छे से कर सकते, आप भाग नहीं सकते, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रह सकते इतना ज़्यादा। 9 पॉइंट है फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपको फ्रीक्वेंटली बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जा रहा है, मोर फ्रीक्वेंटली कोल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इससे भी हो जाएगा। सिम्टम्स ट्रिगर्ड बाय एलर्जन, जो सिम्टम्स वो कोई, आप किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको उससे छू लो तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, लाइक पोलन डस्ट। सिम्टम्स ट्रिगर बाय स्मोक पॉल्यूशन, अब ऐसी पॉल्यूशन वाली जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर बहुत चारों जगह कंपनियां उनका स्मोक उड़ रहा है, तो वो वहाँ की जो एयर होगी वो दूषित हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। जो हमारे अंदर हम इनहेल करेंगे तो वो उसमें केमिकल होते हैं ना, तो उससे हमारे बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है, अस्थमा हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थमा को डायग्नोज कैसे करते हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले डॉक्टर आपकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं आपके सिम्टम्स को, वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनेस, ये सारे सिम्टम्स आपके रिकॉर्ड करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं ट्रिगर एंड पैटर्न ऑफ सिम्टम्स, आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस चीज़ की वजह से हो रहा है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा ऑफ और एलर्जन, आपसे पूछेंगे कि आपके किसी फैमिली में तो किसी को अस्थमा नहीं था, आपके पापा मम्मी दादा, है ना, जो भी है आपके रिलेटिव, उनको तो कभी नहीं था अस्थमा, कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे हमें अपने दादाओं की जायदाद मिलती है, वैसे ही विरासत में हमें ये बीमारियां भी मिलती हैं बहुत सारी। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। लिसन, लिसन टू लंग्स फॉर व्हीजिंग साउंड और अदर अबनॉर्मल साउंड, स्टोक लगा के आपके चेस्ट का साउंड सुनते हैं लंग्स के, नॉर्मल कितना है, अब नॉर्मल है ना, ये सारी साउंड सुनते हैं। चेक फॉर एलर्जन कंडीशन लाइक एक्जिमा और नेजल पॉलिप, अब वो देखते हैं कि एलर्जी से ज़्यादा होनी हो तो कहीं एक्जिमा तो नहीं हो गया, नेजल पॉलिप्स तो नहीं है ना। स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री का तो एक डिवाइस होती है, मेजर लंग्स फंक्शन, उससे क्या करते हैं, लंग्स फंक्शन को मेजर करते हैं, कितना हम इनहेल कर रहे हैं, कितना एक्सहेल कर रहे हैं ना। असेसिंग बाय द वॉल्यूम स्पीड ऑफ एयर एक्सहेल, कितना हम एक्सहेल कर रहे हैं। लुक फॉर रिड्यूस एयर फ्लो, इंडिकेशन ऑब्स्ट्रक्शन, देखते हैं कि एयर फ्लो कितना हो रहा है, कहाँ पर जाकर रुक रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है पीक फ्लो मीटर, मेजर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट एट होम एंड ऑफिस डिटेक्टेड, ये तो आता ही प्लास्टिक का आता है, उस पर आप सांस को अंदर बाहर करते हैं तो उसमें बॉल्स होती हैं ना, वो ऊपर नीचे होती हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि अगर कौन सी बॉल्स किस, उसमें लिखा रहता है येलो बॉल्स होगी, ग्रीन होगी, रेड होगी, है ना, उस पर लिखा रहता है कि कौन सी कंडीशन में कौन सी बॉल उठती है। नेक्स्ट करते हैं, ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट, एक्सपोज पेशेंट टू स्पेसिफिक ट्रिगर्स एंड मैथाकोलिन एक्सरसाइज टू सी इफ दे कॉज्ड एयरवे कंस्ट्रक्शन, इससे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। एलर्जी टेस्ट, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एलर्जन, ट्रिगर्ड अस्थमा सिम्टम्स, एलर्जी टेस्ट करते हैं अस्थमा के पेशेंट में किस वजह से एलर्जी हो रही है, स्पेसिफिक एलर्जेंस, है ना, वो पता चलता है उसमें कि हाँ भाई इस चीज़ से हो रही है। कंडक्ट स्किन प्रिक टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट कर लेते हैं,
होता है। और ब्लड टेस्ट फॉर IgE एंटीबॉडी, ब्लड टेस्ट कराते हैं IgE एंटीबॉडी का। 7 चेस्ट एक्सरे, 7 चेस्ट एक्सरे चेक फॉर लंग्स और स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटीज। एक्सरे में देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं लंग्स में, नॉर्मेलिटीज कितनी रह गई है अभी, है ना। फ्रैक्शनल एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड, फ्रैक्शनल एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट मेजर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल इन द ब्रीथ, डिटेक्ट एयरवे इन्फ्लेमेशन। तो FeNO शॉर्ट में बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड को। इससे पता चलता है कि एयरवे में इन्फ्लेमेशन कितना है। ब्लड टेस्ट चेक फॉर एलिवेटेड लेवल फॉर इसिनोफिल्स और IgE, इसिनोफिल्स आपका बड़ा होगा। 10 स्पूटम इसिनोफिल्स, स्पूटम इसिनोफिल देखते हैं। एनालाइज स्पूटम फॉर इसिनोफिल, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं इसिनोफिल उसमें बढ़ा हुआ होता है। इंडिकेशन एयरवे इन्फ्लेमेशन ड्यू टू अस्थमा, इससे पता चल जाता है कि इसमें अस्थमा में इन्फ्लेमेशन है। होम रेमेडीज, होम रेमेडीज में क्या कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना। इनहेल स्टीम ए बॉल ऑफ हॉट वाटर हेल्प क्लियर एयरवे, आप गर्म भाप लेते हैं तो उससे हमारा एयरवे क्लियर होता है। सेकंड हनी, शहद, कंज्यूम ए टी स्पून ऑफ हनी और मिक्स इट इन वार्म वाटर, आप एक चम्मच हनी गर्म पानी में घोल के स्मूथ पी सकते हैं। टू स्मूथ द थ्रोट एंड रिड्यूज कफिंग, उसमें क्या गला आपका स्मूथ रहेगा और जो आपका कफ है वो रिड्यूज होगा। थर्ड है जिंजर, जिंजर अदरक, यूज जिंजर इन टी और ईट रॉ जिंजर टू रिड्यूज इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूव एयरवे फंक्शन। जिंजर भी आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एयर फंक्शन को इम्प्रूव करता है। टर्मेरिक हल्दी, टर्मेरिक, टू फूड ड्रिंक टर्मेरिक टू बेनिफिट फ्रॉम इट एंटी इन्फ्लेमेटरी, हल्दी से भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो स्वेलिंग होती है एयरवे में वो कम हो जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इंक्लूड फिश ऑयल फ्लैक्सीड इन योर डाइट टू रिड्यूज इन्फ्लेमेशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ले सकते हैं, है ना। और फिश ऑयल भी ले सकते हैं। फ्लैक्सीड इन योर डाइट, आप अपने डाइट में फ्लैक्सीड को यूज कर सकते हैं तो रिड्यूज इन्फ्लेमेशन, ऐसे स्वेलिंग को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। गार्लिक ईट रो, गार्लिक का यूज करते हैं, ईट रो गार्लिक और ऐड इट टू मील फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट। अब गार्लिक से अपना, गार्लिक आपको इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट तो दिखा ही रही है, प्लस आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। कैफिनेटेड बेवरेज, ड्रिंक कॉफ़ी, कैफिनेटेड बेवरेज ड्रिंक कॉफ़ी और टी, कैफीन कैन टेम्परली ओपन एयरवे एंड इजी ब्रीथिंग। अगर आप कॉफ़ी और टी पीते तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, इजी ब्रीथ हो जाता है। एट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप घर पे। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। इम्प्रूव योर लंग्स फंक्शन एंड रिड्यूज स्ट्रेस, आपका लंग्स फंक्शन भी इम्प्रूव होगा और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। मेंटेन ह्यूमिडिटी लेवल, मतलब अपना जो आपका रूम का टेम्परेचर वो मेंटेन रखना चाहिए। लेवल, यूज ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर आप लगा सकते हो, हेल्प रिड्यूज एयरवे इरिटेंट, जो हमारे आसपास जो एयर होती है तो उसमें जो इरिटेंट पार्ट्स होते हैं जिनको अस्थमा होता है उनको फील होता है वो चीज़, जब वो सांस लेते तो वो इरिटेशन से होता है, तो ह्यूमिडिफायर लगाने से ना वो प्योर कर देता है, तो नरमी थोड़ी बनी रहती है हवा में ना, तो इजीली इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। अवॉइड एलर्जन एंड 10 पॉइंट, अवॉइड एलर्जेंस एंड इरिटेंट, कीप द होम क्लीन, यूज एयर प्योरीफायर एंड अवॉइड टोबाको स्मोक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड अदर इरिटेंट। अवॉइड करना एलर्जेंट इरिटेंट, कीप द होम क्लीन, अपने घर को साफ रखना है। प्योरीफायर लगाओ जिसमें हवा को वो प्योरीफाई करेगा। अवॉइड टोबाको स्मोक, सिगरेट बिल्कुल मत पियो, तम्बाकू का स्मोक, बीड़ी सिगरेट जो भी नशे होते हैं ना धुएं वाले, बिल्कुल मत करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एंड अदर इरिटेंट पार्ट्स। 11 स्टे हाइड्रेट, ड्रिंक प्लेनेंटी ऑफ फ्लूइड टू कीप म्यूकस थिन एंड इजी एक्सपेल्ड, आप गर्म पानी पीजिए
आपका गला भी साफ रहेगा, आपका इन्फ्लेमेशन भी कम रहेगा और जो म्यूकस है वो पतला होगा, जिससे आपको जब खांसी आती है तो ईजिली बाहर जा सके। Important notes: these remedies may help alleviate symptoms. They are not substitute for medical treatment. Asthma should be managed under the guidance of a healthcare professional. ये सिर्फ एक रेमेडीज है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है परमानेंट इसका। आपको डॉक्टर की सलाह से ही दवा खानी चाहिए, कोई भी दवा हो। नेक्स्ट, treatment in asthma: inhale corticosteroid, reduce airway inflammation, एग्जाम्पल फ्लोटिकासोन एंड ब्यूडिशोनाइड। अब आप इनहेल कर सकते हैं, भाप लेते हैं नेबुलाइजर में, उसमें फ्लोटिकासोन और ब्यूडिशोनाइड रेस्पूल्स आते हैं, वो डालते हैं हम, डायरेक्ट सांस के थ्रू लेते हैं, हवा के थ्रू ना, तो हमारे डायरेक्ट लंग में रहता है, तो वो वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हुई रहती है, नैरो हो जाता है एयरवे, उसको ओपन कर देता है। सेकेंड, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हेल्प रिलैक्स मसल्स। एग्जाम्पल है सल्मेट्रॉल और फॉर्मोटेरॉल। ये जो सल्मेट्रॉल टैबलेट और फॉर्मोटेरॉल टैबलेट्स है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ये लंबे समय के लिए रिलैक्स कर देती है मसल्स को, जिसमें आप वो टाइट 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 टाइटपन नहीं आता है, एयरवे में टाइटपन नहीं आता है। कॉम्बिनेशन इनहेलर्स, मिक्स के इनहेलर देखते हैं। कंबाइन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड लावास एक्स फ्लूटिकासोन साल्मेट्रॉल ब्यूडिसोनाइड फॉर्मेट्रॉल, ये सारी आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं। शॉर्ट एक्टिंग क्विक रिस्पॉन्स के लिए प्रोवाइड क्विक रिलीफ ऑफ एक्यूट सिम्टम्स एक्स एल्बुटरॉल और लेवल बुटरॉल, ये दो चीज़ें, एल्बुटरॉल और लेवल बुटरॉल को तुरंत राहत देने के लिए। ल्यूकोट्राइन 5 मॉडिफायर reduce airway inflammation and prevent asthma symptoms एक्स मोन्टेलुकास्ट या फिर लुकास्ट, ये एंटी एलर्जिक मेडिसन है मोन्टेलुकास्ट, और एंटी एयरवे, हाँ रिड्यूस, ठीक, मॉडिफाइड, ठीक है, ये एंटी एलर्जिक मेडिसन है। एंटी कोलिनर्जिक हेल्प रिलैक्स एयरवे एक्स इप्राट्रोपियम, एंटी कोलर्जिक भी चलती है, एयरवेज के लिए रिलैक्स हो जाता है उसमें, इप्राट्रोपियम। थियोफाइलिन टैबलेट, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। थियोफाइलिन की कंप्लीट डिटेल दी हुई है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कितनी डोजेस होती है, और इसके क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम से लेके स्किन, हार्ट, आई, और गैस्ट्रेशनल, रीनल, प्रॉपर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा उसमें, सारी उसमें डिटेल। आप ये थियोफाइलिन वाली टैबलेट चेक कर सकते हैं। थियोफाइलिन ए डेली पिल्स दैट हेल्प ओपन एयरवे रिलैक्सिंग मसल, आप डेली एक थियोफाइलिन की टैबलेट खा सकते हैं, जिसमें आपका एयरवे रिलैक्स रहेगा, रिलैक्सिंग रहेगा ना, और मसल्स भी एकदम रिलैक्स रहेंगे, एयरवे ओपन रहेगा, आप आसानी से अपनी ब्रीदिंग कर सकते हैं। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज फॉर शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ सेवर अस्थमा। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है जो यूज फॉर शॉर्ट टर्म के लिए यूज करी जाती हैं, टर्म कंट्रोल ऑफ सेवियर अस्थमा एपिसोड, एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन, ये दो टैबलेट हैं कॉर्टिको स्टेरॉइड की, प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन। एलर्जन कंडीशन, अगर आपको एलर्जन कंडीशन, एंटीहिस्टामाइन और इम्यूनोथेरेपी टू मैनेज एलर्जन दैट ट्रिगर्ड अस्थमा एक्स सिट्रीजिन फैक्सोफेनाडाइन, अगर आपको एलर्जी है तो सिट्रीजिन और फैक्सोफेनाडाइन टैबलेट यूज कर सकते हैं। ये सारी टैबलेट्स आपको आपके डॉक्टर्स लिख के देंगे, आपको कोई भी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से खरीद के नहीं खानी है, जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन नहीं दे। डॉक्टर प्रॉपर आपकी मेडिकल हिस्ट्री रखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपके फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, जो उसकी नीड होती है उसी हिसाब से आपकी मेडिकल कंडीशन देख के उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लिखते हैं। ठीक है, आप बेस्ट ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर से लीजिए ट्रीटमेंट। सन 10 पॉइंट देख लेते हैं। लाइफ स्टाइल एंड होम मैनेजमेंट, अवॉइड ट्रिगर यूजेस एयर प्यूरिफिकेशन। आप एयर प्यूरिफिकेशन करिए होम में, लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन करके रखिए, मेंटेन क्लीन अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखिए, प्रैक्टिस ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज एंड स्टे फिजिकल एक्टिव, तो आप फिजिकल एक्टिव रहिए,
7 asthma action plan, a personalized plan created with a healthcare provider, include medication schedule, trigger management and step to take during an asthma attack. कि डॉक्टर आपके अस्थमा अटैक में क्या एक्शन लेना वो भी आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, कैसे मेडिसिन लेनी है वो भी आप गाइड करते हैं, कैसे आपकी डाइट करनी है वो भी आपको गाइड करते हैं। आप प्लीज़ डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराएं। आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के आप मेडिकल पे जाके वो दवा लेके मत आइए, मत खाइए। आप अपने पास में आपके आसपास जो भी डॉक्टर हो प्रोफेशनल, आप उनके पास जाइए, उनके साथ डिस्कस करिए, वो आपको ज़रूर बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के देंगे। नेक्स्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फैलाओ वीडियो को, जुड़ जाओ हमारे साथ। इन फ्यूचर अभी थोड़ा सा वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अभी नया नया सेटअप है, तो आप प्यार बनाए रखिए। आगे चल के और बेस्ट क्वालिटी में एनिमेशन वाली वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।